Good afternoon, friends. Today we discuss थॉमसन्स मॉडल। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं आज? थॉमसन का जो मॉडल है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने जो चीजें देखी है उसमें हमने क्या देखा है? फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल था इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उसके बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, किससे इलेक्ट्रिसिटी गैसेस से कैसे फ्लो होगी, इसके ऊपर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने देखा और उसके ऊपर डिस्कस किया है। तो एक्चुअली थॉमसन ने क्या बताया ये समझो और क्यों बताया वो समझो। जब उसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये जाना कि सबसे पहले जो कैथोड है उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और फंडामेंटल है। इसका मतलब वो हर एक सब्सटेंस में मौजूद है। इसका मतलब कुछ तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हर सब्सटेंस में मौजूद है। लेकिन थॉमसन बहुत होशियार था। अगर एक चीज में सिर्फ निगेटिव होगा तो चीज पूरी निगेटिव हो जाएगी। अगर एक चीज निगेटिव होती है बच्चों तो क्या होगा? अगर एक चीज निगेटिव होती है तो किसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब एटम सिर्फ निगेटिव से बन सकता है क्या? नहीं। तो उसने सोचा कि नहीं भाई, निगेटिव के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव एटम में होना चाहिए, तब जाके वो बैलेंस होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इस हिसाब से थॉमसन ने जो मॉडल दिया तो वो जैसे एक वाटरमेलन रहता है उस हिसाब से उसने एक मॉडल दिया। उसके अलग अलग नाम है, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग एंड वाटरमेलन मॉडल। तो आपने वाटरमेलन समझे, पूरा वाटरमेलन है, वाटरमेलन को कट किया ऐसा दिखेगा वो। जैसे क्या है, ये पूरा रेड रेड पार्ट रहेगा अंदर और अंदर बीज रहेंगे। जैसे बीज रहेंगे वैसे इलेक्ट्रॉन है और पूरा जैसा रेड पार्ट है उस तरह से पूरा पॉजिटिव जो चार्ज है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे जे थॉमसन ने एक क्या किया, हाइपोथेसिस दिया। तो उसने एक प्रूव चीज किया था। क्या चीज प्रूव किया था? कि हर चीज में क्या होते हैं? निगेटिव पार्टिकल्स। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। अब सिर्फ निगेटिव रहेगा तो वो किसी पॉजिटिव की तरफ खींचे जाएगा। इसका मतलब निगेटिव के साथ क्या चाहिए उसके अंदर? पॉजिटिव भी चाहिए। तो उसने एक एटॉमिक मॉडल बनाया और उसने बोला कि भाई एटम जो है ऐसा होता है जैसे तरबूज होता है, या आपने वो केक देखा होगा जिसके ऊपर तरबूज या खरबूज के बीज लगे हुए होते हैं, उस तरह से एटम दिखता है। ऐसे उसने थ्योरी दिया। क्लियर है? तो ये थ्योरी उसने कब दिया? 1898 में। किसने दिया? जे थॉमसन ने। उसने उसमें चीजें क्या बोली है? रेडियस जो है एटम की वो कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होगी। बहुत छोटी रेडियस बोला उसने एटम की, तो इलेक्ट्रॉन और भी बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसकी जो मेन थ्योरी यही है कि उसने क्या बोला कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बराबर है। और उसने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो अरेंजमेंट से एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ये चीजें किसने बोला? जे थॉमसन ने बोला। द मॉडल जो है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब समझे तरबूज है तो उसके अंदर बीज ऐसे रहते ना, एम्बेडेड किए हुए रहते, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड किया है, ऐसा उसने बोला। दिस मॉडल एज्यूम्ड मास ऑफ एन एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एक जगह पर किधर मास नहीं है एटम का, सब पूरे एटम में मास, मतलब मास जो है वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे उसने एज्यूम किया। क्लियर है बच्चों? इसने क्या बोला समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उसकी वजह से क्या रहेंगे? वो न्यूट्रल रहेगा। एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ऐसा बोला उसको। दैट इज द इजी मॉडल ऑफ द जे थॉमसन। उसको बोलते हैं सर जे थॉमसन या जॉन जोसेफ थॉमसन मॉडल। क्लियर है? उसी मॉडल के अलग अलग नाम है। एक है रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन, कुछ भी याद रखो, पल्म पुडिंग। समझो अभी आपको क्वेश्चन आया
कि थॉमसन मॉडल को नीचे से नीचे दिए गए इसमें से क्या नहीं बोलते हैं, बराबर है क्या? तो उसने बोला पल्म पुडिंग, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन और एक नाम दे दिया। चौथा जो रहेगा वो नाम नहीं रहेगा। ये 3 नाम है इसके थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की। क्लियर है? तो पहली बार जो थ्योरी दिया था डाल्टन ने, वो थ्योरी क्या था कि एटम सबसे छोटा होता है, लेकिन उसने वैसा नहीं बोला। उसने बोला एटम सबसे छोटा नहीं होता है, एटम छोटा होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी रहते हैं और निगेटिव चार्ज भी रहते हैं। ये थ्योरी किसने दिया? जे थॉमसन ने दी। क्लियर है? कब दिया? 1898 में। उसने कब दिया था? 1808 में, बराबर है। लगभग 90 साल बाद ये थ्योरी आई। क्लियर है? आगे देखो, अभी एक चीज समझो कि रुदरफोर्ड था। रुदरफोर्ड कौन था भाई? रुदरफोर्ड कौन था? तो रुदरफोर्ड जो है वो किसका शिष्य है बच्चों? रुदरफोर्ड जो है वो है शिष्य। किसका शिष्य है? जे थॉमसन का। जे थॉमसन कौन है? पीएचडी गाइड। अब ये पीएचडी गाइड कौन होता है भाई? जब आप मास्टर की डिग्री हासिल करते हो, मास्टरी, जिसकी एमएससी है, बराबर है, तो मास्टरी होने के बाद क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च होता है, वो रिसर्च में एक रिसर्च स्टूडेंट बोल के रुदरफोर्ड था। कौन था? रुदरफोर्ड। किसके पास था? जे थॉमसन सर के पास। तो रुदरफोर्ड इज अ स्टूडेंट ऑफ सर जे थॉमसन। चीजें समझो कि जब जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला, क्या मिला? नोबेल प्राइज। किसकी बदौलत? कि उसने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया। किससे? गैसेस से। और वो प्रूव किया। अभी उसका स्टूडेंट कौन था भाई? रुदरफोर्ड था। अभी उसके सर को अगर नोबेल प्राइज मिलता है तो रुदरफोर्ड को तो अच्छा लगा, लेकिन उसको लगा कि सर मुझे भी क्या चाहिए? मुझे भी क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए। क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए। ठीक है, अभी नोबेल प्राइज क्या? नोबेल प्राइज जो है वो क्या मामूली चीज है क्या? तो जे थॉमसन क्या बोला कि देख, अगर तुझे नोबेल प्राइज चाहिए तो मैं तुझे एक क्लू देता हूं। क्लू रहता है ना, एक क्लू देता हूं। क्या क्लू है वो? कि भाई मुझे ये पता है कि एटम छोटा होता है और एटम में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी होते हैं, लेकिन मुझे ये परफेक्टली पता नहीं है पॉजिटिव कहां पर है और निगेटिव कहां पर। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? पॉजिटिव कहां पर रखा है और निगेटिव कहां पर रखा है, ये उसको पता नहीं था। तो उसने बोला तो एटम बहुत छोटा भाई, और उसको चश्मा भी नहीं है, तो कैसे देखेगा एटम के अंदर पॉजिटिव कहां है और नेगेटिव कहां है? रुदरफोर्ड कंटिन्यूअसली 10 से 11 साल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि एटम बहुत छोटा होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है, उसका साइज क्या है, कुछ भी पता नहीं हो रहा था। लेकिन अभी उसको नोबेल प्राइज था तो वो क्रेजीली काम कर रहा था बच्चों। तो वो टाइम में फिजिक्स में और कुछ काम चल रहा था और केमिस्ट्री में, तब जाके रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज बाहर निकलते हैं, बराबर है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी मेरे को एक बात समझाओ कि उसने क्या सोचा कि भाई, उसने क्या किया, आराम से समझो कि यहां से ये जो है अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अभी अल्फा पार्टिकल जो है, बराबर है, एक सोर्स में रखे जाते हैं। समझे, एक बॉक्स है, तो बॉक्स में उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब तरफ फैलेंगे तो सबको हमको हार्म करेंगे, बराबर है। तो उसको बॉक्स में रखा जाता है, और वो बॉक्स से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जो रे बाहर निकल रहा है, उसको एक छोटा होल रहता है, उससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। अभी जो छोटा पार्टिकल है, छोटा होल है, उसको भी और छोटा करने के लिए हम स्लीट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्लीट यूज करते हैं, ऐसी हीट बॉक्स की। तो उससे समझो कैसा है, एक खिड़की है, खिड़की से सूरज का जो रोशनी है अंदर आ रही है, उसको कम करने का तो हम खिड़की बंद करेंगे। शार्प कर सकते हैं, तो शार्प करने के लिए प्लेट यूज करते हैं। अभी उसने क्या किया, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखा। क्या रखा? गोल्ड फॉइल।
और यहाँ पर क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट रखा और उसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। उसका मतलब कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और ये जो गोल्ड की फॉइल है वो बहुत पतली थी, वेरी थिन गोल्ड फॉइल इज देयर। तो थिन गोल्ड फॉइल होने की वजह से क्या होता था, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल सकते थे। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया ये समझो। समझो एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, सीधे निकल रहे थे, लेकिन कुछ एक 5000 में एक दो पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे थे, ओरिजिनल पाथ छोड़ के वो डेविएट हो रहे थे। समझ में आ रहा है? और 20,000 में एक आधा पार्टिकल क्या हो रहा था बच्चों, वापिस जा रहा था आके। देखो मैं जो बोल रहा हूँ समझो, एक एटम है, उसके ऊपर उसने क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, समझो एक एटम है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और यहां पर देखो अल्फा पार्टिकल कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। तो यहां पर पॉजिटिव है तो पीछे धकेल रहा था, इसका मतलब बहुत सारे जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सेंटर में है। पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सेंटर में है, और वहीं पर उसका मेन मास क्या है, मास। ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने किया, रुदरफोर्ड ने किया, उसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो देखो कोई भी डिस्कवरी जब होता है तो दो तीन चीज होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट होता है। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, कंक्लूजन। क्या होगा, कंक्लूजन, और लास्ट में क्या आएगा, थ्योरी आएगा। तो एक एक चीज हम देखेंगे बच्चों। देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया वो समझो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे पार्टिकल, अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। क्लियर है? दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब मेन जाते जाते मुड़ गया, अपने घर की तरफ जाते जाते लड़की की घर की तरफ जाते, तो क्या बोलेगा, डिफ्लेक्टेड। क्या बोलेगा, डिफ्लेक्टेड। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1000, 20,000 में 1000 बाउंस बैक हो रहा था, जाके वापिस आ रहा था। ये तीन ऑब्जर्वेशन किया। ये जो तीन ऑब्जर्वेशन है उससे उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। देखो बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्लास में भी ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलते, एग्जाम में मार्क नहीं आते, फिर कंक्लूजन निकालना जरूरी है ऑब्जर्वेशन के बाद। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। जो एटम है उसे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, इसका मतलब एटम कैसा होगा, खाली होगा भाई। उसने क्या बोला था, किसने, जे थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला था कि पॉजिटिव जो मास है वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर पॉजिटिव मास सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अल्फा पार्टिकल्स पूरे के पूरे रिबाउंड होने चाहिए थे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे है क्या, सब जगह पे है क्या, नहीं है। कहां पर है, एक ही जगह पे है। और मैक्सिमम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पास हो रहे, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो मास है पॉजिटिव वो बहुत छोटा होगा। समझ में आ रहा है मैं जो क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब जो देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जा रहे, थॉमसन ने क्या बोला था कि सब तरफ क्या होता है, सब तरफ क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूट। देखो सब तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऐसे उसने बोला था। अगर सब तरफ पॉजिटिव होता तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मारने के बाद सबके सब अल्फा पार्टिकल पीछे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता। तो ऐसा है क्या, नहीं। तो उसने इसका मॉडल पहले तो गलत साबित किया कि पॉजिटिव चार्ज सब तरफ फैला हुआ नहीं है, तो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है छोटी जगह पर। ये थ्योरी उसने बताया। और क्या बताया, few alpha particles are deflected means positive charge has to be concentrated in very small volume. Next, volume occupied by the nucleus। तो उसने क्या किया, उसने बोला एटम का साइज जो है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर है। कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻15 मतलब बहुत ही छोटा, 10⁻⁻10 पहले ही छोटा है और 10⁻⁻15 और बहुत छोटा। तो ये होगा न्यूक्लियस का साइज, और न्यूक्लियस में ही एटम का मैक्सिमम मास है।
ऐसे भी उसने बोला। देखो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है मैक्सिमम क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, एक दो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक आधा वापस आ रहे हैं। 3 ऑब्जर्वेशन किए, उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम जो है वो हॉलो है, खाली है। कुछ लोगों का दिमाग होता है खाली है, खाली होता है, गोबर भरे हुए, तो वैसा तो खाली होता है, तो एटम कैसा होगा, खाली। उसके बाद में अल्फा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस छोटा सा है और सेंटर में है। समझ में आ रहा है। और उसने तीसरा चीज क्या बोला कि एटम का अगर साइज 10⁻10 है तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, 10⁻15 मीटर होगा। ये 3 कंक्लूजन दिया और इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रुदरफोर्ड प्रपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया एक बार, क्या क्वेश्चन आया कि हु गिव्स फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने कुछ बोला नहीं था, वो बच्चे न्यूक्लियर मॉडल भूल जाते, एटम बोलते, डाल्टन बोल देते। फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया है, रुदरफोर्ड। समझ में आ रहा है। एक्चुअली रुदरफोर्ड के साथ उसके कुछ स्टूडेंट्स भी थे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक था अर्नस्ट और एक था हंस, ऐसे 2 स्टूडेंट भी थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। अभी उसने थ्योरी क्या बताया, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ एन आइटम was densely concentrated in extremely small region। क्या बोला उसने, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज, जो सेंटर में बोला उसने, क्या बोला, सेंटर में, और उसी को उसने नाम न्यूक्लियस दिया फर्स्ट टाइम। वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्लियर है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जोर जोर से घूम रहे हैं, वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। और वो सर्कुलर जो पाथ है उसको पहली बार उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। क्या नाम दिया बच्चों, ऑर्बिट नाम दिया। तो उसने देखो एक न्यूक्लियस है और उसकी अराउंड क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे होता है ना, सन रहता है और सन के अराउंड क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसका मॉडल सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है, तो रुदरफोर्ड का मॉडल सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है। और लास्ट पॉइंट क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अभी भाई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक अंदर पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये चीजें बोली, क्लियर है। इसका मतलब उसने जो मॉडल दिया वो कैसा था बच्चों, उसने बोला ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। समझ गया मैं जो बोला। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो किसका था, डाल्टन का। डाल्टन ने बोला था एटम छोटा सा होता है, बस, बराबर है। उसके बाद में थॉमसन ने क्या बोला कि एटम ऐसा होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन इसने बोला वैसे नहीं भाई, न्यूक्लियस सेंटर में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। और उसने बोला कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻ कितना है, -15 मीटर है। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडियस ऑफ द एटम कितना है, 10⁻10 मीटर है, ठीक है। तो हम इसके बाद में रुदरफोर्ड की जो भी थ्योरी है, उसने जो थ्योरी बताया, वो थ्योरी को जे थॉमसन का एक दूसरा शिष्य था, उसका नाम क्या था, नील बोर्स। एक थ्योरी की वजह से रुदरफोर्ड को भी क्या मिल गया, नोबेल मिल गया। अभी सर को नोबेल मिला, स्टूडेंट को नोबेल मिला, और एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोर्स। अभी दोनों को नोबेल मिला तो उसको बहुत बोर हो गया, किसको, नील बोर को। तो नील बोर ने इसमें कुछ खामियां ढूंढी, उसको बोलते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड थ्योरी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड थ्योरी जब समझेंगे तभी हम क्या समझ सकते हैं,
देखो किसी का ड्रॉबैक निकालना मतलब उसमें अच्छा ही दूसरा रियल क्या है वो भी बोलना पड़ेगा। तो नील बोर्स ने क्या बोला, ड्रॉबैक्स बोले, क्या बोले, ड्रॉबैक्स, और क्या बोला, नया थ्योरी दिया। तो बोर्स थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ऐसा मुझे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है केमिस्ट्री में ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ड्रॉबैक्स और बोर्स थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बोर्स थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो थैंक यू, बाय बाय।